नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। दोस्तों, 5 अगस्त को भगवान श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। 9 तारीख को विश्व मूल निवासी दिवस है। खास बात यह है कि इस भूमि पूजन के लिए देश के अलग अलग राज्यों से, गांवों से और ग्रामवासी मिट्टी लेकर आए थे। क्या है भगवान श्री राम का इन गांव वासियों से, वनवासियों से रिश्ता, और कैसा ये रिश्ता है, इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर विवेकानंद, जो श्यामलाल कॉलेज के अंदर सहायक प्रोफेसर हैं। विवेकानंद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, और आपका सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये, दूर दूर से मिट्टी लेकर आए लोग, बड़ी उनकी भावनाएं जुड़ी हैं भगवान श्री राम से, किस तरीके से देखते हैं आप इनको? ओके। नमस्कार अतुल जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं चूंकि गढ़चिरौली जिले से आता हूं, जो जनजाति बहुल इलाका है, माडिया गोंड नाम की कम्युनिटी होती है, और इतने दूर दराज के इलाके में भी जब लोग मिलते हैं तो राम राम कह करके वो स्वागत करते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान श्री राम और जनजातियों का कितना अटूट रिश्ता रहा है। अब वर्तमान परिस्थितियों में भी अगर हम देखते हैं तो 5 अगस्त को प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि के पुनर्निर्माण के जो शुभारंभ का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के कचरागढ़ नाम की जगह, या टंटा भील की जो जन्मस्थली है मध्य प्रदेश में, वहाँ, या राम रेखा धाम झारखंड से, यहाँ से भी मिट्टी लाई गई थी। मुझे लगता है कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण में भी वो जो अटूट रिश्ता है वो वहाँ पर प्रकट होता है। जी, हमने तो ये हमेशा से देखा है कि राम राम से शुरुआत होती है दिन की, और राम राम पे ही अंत होता है, मतलब पूरे उसमें राम राम बसा है। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर शहरों में हमने गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इस प्रकार की जो बातें कहना शुरू कर दिया था। गांव में राम राम ही कहते हैं। वो जन्म से राम राम की शुरुआत होती है और मृत्यु तक राम राम चलता रहता है। और अगर हम पौराणिक दृष्टिकोण से भी अगर हम देखें तो हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में बहुत सारे जो ऐसे उदाहरण आते हैं। प्रायः हम रामायण की जब बात कर रहे हैं तो भगवान श्री राम माता शबरी के प्रेम से दिए हुए बेर खाते हैं, निषाद राज से दोस्ती करते हैं, वाली सुग्रीव जैसे दोस्त उनके होते हैं जो उनके रावण के साथ युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमेशा ही यहाँ पर जनजातीय समाज, जो हम कहते हैं कि नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी। मैं कुछ पंक्तियां आपको कहूंगा। हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले। ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों में जीवन रस पर एक मिले, संजीविनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। तो ये चिरंतन संस्कृति का ही हम शहरवासी, नगरवासी, ग्रामवासी या वनवासी हो, इसी चिरंतन संस्कृति का हम हिस्सा है। बहुत खूबसूरत आपने पंक्तियां कहीं। क्या भगवान रामचंद्र जी की ये दूरगामी सोच थी कि 14 वर्ष उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया, और उनको कहीं ना कहीं ये लगता होगा कि जितने ग्रामवासी हैं, जितने जनजातीय लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए भारत को एक सूत्र में पिरोने के लिए? बिल्कुल। आप अगर भगवान श्री राम को हम जब भी देखते हैं तो हमारे वो सांस्कृतिक आइकन है, जिनको हम इंग्लिश में आइकन कहते हैं, सांस्कृतिक नायक है। वे शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब भारत में आते हैं तो उनको एक दिन पहले कहा जाता है कि कल राज्याभिषेक होने वाला है, दूसरे दिन सुबह उठकर उनको कहा जाता है कि वनवास में जाना है। तो वो ना समस्याओं से ना डगमगाए, और बड़े आनंद से होकर के वो सारी चीजें भूल भी नहीं जाते हैं। जितनी भी समस्याएं हो, आनंद हो, अप्स या डाउन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो धैर्य के साथ वो स्वीकार करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आपने जो बात कही थी कि प्रभु श्री राम जब वनवास में जा रहे थे, वो निश्चित ही इस प्रकार का अनुमान हम लगा सकते हैं कि ये विस्तृत फैला हुआ भारत का जो भूभाग है, जिसको हम पिलग्रिमेजेस कहते हैं, और भारत एक राष्ट्र जो है, ये सारे जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे शक्ति पीठों में हमारे शंकराचार्य ने जो 4 पीठ निर्माण किए हैं, इन सभी में हमारे सांस्कृतिक विरासत को हम देखते हैं। हमारी एकता का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, वो हम पाते हैं उनमें। विवेकानंद जी, जो वानर शब्द का इस्तेमाल होता है बार बार रामायण में, आपको क्या लगता है कि बाली और सुग्रीव की आपने बात की, हनुमान जी की बात की, वानर का क्या अर्थ माना जाए? क्या वास्तव में जनजातीय लोग थे? देखिए, इसको एक विपर्यास है।
वानर का मतलब ये हुआ कि जो वन में रहते थे, वन में रहने वाले नर, तो उनको वानर इस प्रकार से कहा गया होगा एक। लेकिन ये नहीं था कि वो वानर है या फिर उनको एक एक बंदर है या फिर उनको एक क्या कहते हैं, अर्वाच्य भाषा जिसे कहते हैं, इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये समाज में एक जो फूट और डिवीजन का माहौल बनाने वाले जो भी कुछ प्रवृत्तियां है, विधर्मी प्रवृत्तियां है या देश को तोड़ने वाली इस प्रकार की प्रवृत्तियां है, इस प्रकार का माहौल बनाती रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो 5 अगस्त का जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का जो कार्यक्रम हुआ है, सारे समाज ने जिस प्रकार से एकता दिखाई हुई है, इससे बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि ये विधर्मी शक्तियां, ये विभाजक शक्तियां, इनका और लंबे समय तक इस देश में चलने वाला नहीं है। आखिरी सवाल, जो हम 9 अगस्त की बात करते हैं, विश्व मूल निवासी दिवस, क्या वो भी आप यही मानेंगे कि एक तरीके से भारत में जबरदस्ती खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको? विश्व मूल निवासी दिवस की बात जब हम करते हैं तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। तो हमें ये उपनिवेशवाद में उसका जो ओरिजिन है, उसकी शुरुआत हमें नजर आती है। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद यूरोप में जिस प्रकार से ये लोग साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, आज के जो लैटिन अमेरिका है और जो यूनाइटेड स्टेट्स का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया है और एशिया के भी कुछ हिस्से में, वो वहां पर आकर के वहां के जो मूल निवासी थे, अबॉरिजिनल्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं, उनका नरसंहार, वांशिक नरसंहार, एथनिक क्लिनजिंग जिसे इंग्लिश में कहते हैं, वो एथनिक क्लिनजिंग उन लोगों ने की। और इनके इस प्रकार के ये जो छलावा था, इस प्रकार का इनका जो एट्रोसिटीज थी, इससे डर करके ये लोग जंगलों में जाकर छुप गए। अब जब 1945 के बाद में वगैरह, जब ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से जो भी एक इनिशिएटिव्स लिए गए, तो ये लोग समाज जीवन में आने लगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगे और अपनी सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करने लगे। हमने अभी चर्चा की थी कि हमारे यहाँ पर नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी हमेशा ही इनका मेल मिलाप रहा है। जो कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक जो एक्सचेंज था, वो हमेशा हमारे बीच में रहा है। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई एथनिक क्लिनजिंग ये भाव नहीं है, कोई बाहर से आया नहीं है कोई। लेकिन विवेकानंद जी, आर्थिक असमानता जरूर है, उसको दूर करने की बात होती है। उसको जब तक दूर नहीं करेंगे तो ये सवाल खड़े होते रहेंगे। ये भी महत्वपूर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है। ये आर्थिक असमानता की बात, इस आर्थिक पिछड़ापन कैसे आया, इसका अगर हम देखते हैं, इसका अगर थोड़ा इतिहास अगर हम खंगालने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो मुगल्स या इस्लामिक अग्रेशंस भारत में हुए हैं, उसके बाद में ब्रिटिशों के आने के बाद में ये जनजाति समुदाय के लोगों का आर्थिक पिछड़ापन, उनका सामाजिक पिछड़ापन और ज्यादा बढ़ गया। अगर उसके पहले अगर देखें हम, तो रानी दुर्गावती से लेकर के अनेक सारे जो राजा थे जनजाति समुदाय से, तो ये राजा लोग हुआ करते थे। रानी पद्मावती, गोंड राजाओं की एक परंपरा रही है, तो ये सब राजा लोग हुआ करते थे। तो एक लंबे केवट भी राजा थे अपने उधर साम्राज्य। निषाद राज, ये सब राजा थे। तो इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ये बाहरी उपनिवेशवादी या फिर बाहरी ताकतें आकर के यहाँ के समाज का जिस प्रकार से शोषण हुआ है, इसलिए एक आर्थिक पिछड़ापन आया है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद हमें इस प्रकार के और पॉलिसीज बना करके, इस प्रकार के नीति निर्धारक तत्वों को बना करके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन किया गया है, उनको और ज्यादा क्या कहते हैं, सब्सटैंटिव ढंग से उनका इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता थी। जैसे 2006 का फॉरेस्ट पर जो उनकी वन जमीनों पर अधिकार देने का राइट्स हुआ, या पेसा जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है, 1996 का एक्ट हुआ। इस प्रकार के एक्ट्स को लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करके जिस समुदाय तक हम पहुंचे नहीं है, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता जरूर है। उनकी शिक्षा, उनकी स्वास्थ्य, उनका आर्थिक विकास, उनकी उन्नति, ये सारी चीजें करने की आवश्यकता हमें जरूर है। कुछ हद तक स्वतंत्रता के बाद ये करने में हम नाकामयाब रहे हैं, इस बात को हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर विदेशी या अमेरिका में या लैटिन अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में जिस प्रकार से वहाँ पे एथनिक क्लिनजिंग हुई है, वांशिक नरसंहार हुआ है, उनका जिस प्रकार से शोषण हुआ है, वो शोषण भारत में नहीं हुआ। लेकिन हमें ये भी समझने की आवश्यकता है, कुछ विधर्मी और कुछ विभाजनकारी ताकतें इस देश की जो है,
इस समाज का दुर्बलता का फायदा उठा करके, उनकी अज्ञानता का फायदा उठा करके इस राष्ट्र की एकता और एकात्मता को दुभंगित करना चाहती है, तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों से बच करके रहने की हमें आवश्यकता है। इसी के साथ में अंत में एक बात मैं कह दूं बस, कि ये जो विश्व मूल निवासी दिवस जो है, उसकी कोई प्रासंगिकता भारत में बनती नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो जनजातीय लोग हैं, वनवासी लोग हैं, ये अपनी सीमा के प्रहरी हैं और उनका एक आर्थिक उत्थान होना चाहिए। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए कि वो समाज की मुख्य धारा में आ सकें। जहां रहते हैं वहां पर उनको विकसित करना चाहिए। भगवान श्री राम ने इसी सोच के साथ 14 वर्ष वनों में बिताए, क्योंकि उस वक्त इतिहासकार ये कहते हैं कि श्रीलंका, जो पड़ोसी देश का राजा था रावण, वो हिंदुस्तान के कुछ भूभाग पर कब्जा करना चाहता था। उसके गुप्तचर इतिहासकारों के मुताबिक जो खर दूषण जैसे लोग थे वो यहाँ पर लगातार आते थे, आक्रमण करते थे। इसलिए भगवान श्री राम ने सभी इन प्रहरियों को इकट्ठा किया, इनके अंदर उत्साह का संचार किया और भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। और भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलकर हमें फिर से ऐसे ही भारत का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम मुद्दा में आज इतना ही। कार्यक्रम में अगले फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।